बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज मेरी शादी की रात थी और इस वक्त मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मेरा दिल खौफ के मारे कांप रहा था और आंखों से एक आंसू का सिलाब रवा दवा था। समझ नहीं आ रही थी कि जिंदगी ने मेरे साथ ये कैसा मजाक किया था। मैं किस तरह अपने घर से इस घर तक पहुंच गई। उस वक्त मैं एक सादा से लिबास में मलबूस थी, जिसे दुल्हन का लिबास तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन अच्छा जरूर था। कमरे की सजावट भी बिल्कुल सादा सी थी। यूं लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर कोई नई नवेली दुल्हन आई है या ये कमरा किसी नई नवेली दुल्हन का है। मैंने एक ही नजर में सारे कमरे का जायजा ले लिया। सादा सा बेड और उसके करीब रखी हुई 2 कुर्सियां कमरे और मकीन की सादगी का मुंह बोलता सबूत थी। मैं सर झुकाए हुए अपने अम्मा अब्बा के बारे में सोच रही थी। उस वक्त मुझे उनसे ढेरों शिकवे याद आ रहे थे और मैं ख्यालों ही ख्यालों में उनसे शिकवे करती जा रही थी। उस वक्त मैं जैसे अपने हवासों में नहीं थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि यहाँ से उठकर भाग जाऊं, कहीं दूर चली जाऊं, किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहाँ कोई मुझे देख न सके, जहाँ पर कोई मुझे पहचान न सके, जहाँ पर मेरे अपने मुझे ढूंढ न सके। उस वक्त मैं ऐसे ही बेजार और तल्ख मिजाज हुई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर लूं। मैं बिल्कुल सादा से अंदाज में बैठी थी। मुझे अपने दूल्हे का भी इंतजार नहीं था। मैं आखिर उसका इंतजार क्यों करती? वो कौन सा मेरा पसंदीदा था या मैंने कौन सा उसे चाहा था? लेकिन किस्मत ने मुझे उसके साथ बांध दिया और मैं एक रिश्ते में बनकर यहाँ पर चली आई। मुझे यहाँ पर बैठे हुए न जाने कितना वक्त हो चुका था। अभी तक मेरा शौहर कमरे में नहीं आया था। मैं खामोशी से उसकी मुंतजिर थी। पहले तो मेरा दिल चाहा कि चुपचाप सब कुछ छोड़ के सो जाऊं। उस वक्त ज़हन दिल कुछ इसी तरह ही थके थे, लेकिन अपने शौहर के गुस्से का ख्याल करके मैं उसका इंतजार करने पर मजबूर थी और खामोशी से उसकी मुंतजिर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त भी आज कछुए की रफ्तार से चल रहा है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। कुछ देर के बाद मुझे बाहर से बातों की आवाज़ आई। मैं एकदम सीधी हो बैठी। मुझे शदीद घबराहट महसूस हुई और दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे अभी कानों में बजने लगेगा। मैं अपने घुटनों के गिर्द हाथ बांधकर मजबूती से बैठ गई। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और फिर मेरा शौहर अंदर चला आया। उस वक्त मैं बहुत घबराई हुई कैफियत में थी और खौफ के मारे दिल तेज तेज धड़क रहा था। अपने शौहर की तरफ निगाह की तो वो बड़ी पुरशौक निगाहों से मेरी तरफ ही देख रहा था और फिर मेरे करीब आकर बैठ गया। मेरा दिल एकदम जैसे उछलकर हलक में आ गया। मैंने मुट्ठियों में अपने दुपट्टे को भींच लिया और किसी और चीज पर तो बस नहीं चल रहा था। ये तो मैं कर ही सकती थी। इतने में मेरे शौहर ने मुझे सलाम करके मेरा हाथ थामना चाहा तो मैं बुरी तरह घबरा गई और उससे कहा, प्लीज आप थोड़ा पीछे हट जाएं, मुझे डर लग रहा है। मेरी मिनमिनाई हुई आवाज सुनकर उसने एक फलक शगाफ कहकहा लगाया और मैं घबराई हुई शक्ल में उसे देखती रह गई। मेरा नाम नाज़ो है। अम्मा अब्बा ने मुझे बड़े नाजों से पाला था। मैं जब पैदा हुई तो तब से ही उन दोनों की जान मेरे अंदर बसती थी, क्योंकि मैं शादी के 8 बरस के बाद उनकी जिंदगी में बहार बनकर आई थी और इसके बाद उनकी कोई औलाद नहीं हो सकी थी। यही वजह थी कि उन दोनों की जान मेरे अंदर कैद थी। वो दोनों एक लम्हा भी मुझे अपनी नजरों से ओझल नहीं करते थे। उनकी मोहब्बत और तवज्जो ने मुझे बिगड़ने नहीं दिया था, बल्कि मैंने हक समझकर उसे वसूल किया था। अम्मा अब्बा मेरी हर फरमाइश पूरी करते और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। मैं थी भी बहुत खूबसूरत। अम्मा और अब्बा के हुस्न का बेहतरीन इम्तिजाज थी। जो भी मेरी तरफ एक बार देखता तो वो देखता ही रह जाता। अक्सर लोग तो मुझे देखकर अम्मा से कहते कि ये तो अंग्रेज लगती है, इतनी खूबसूरत परियों जैसी बेटी अल्लाह ने तुम्हें दी है। अम्मा शुक्र अदा करती और उनके जाने के फौरन बाद मेरी नज़र उतारा करती। अम्मा को यही वहम लगा था कि कहीं मुझे किसी की नज़र न लग जाए, कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं। लेकिन मैं बहुत शरारती और शौक और चंचल थी। मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता था। पढ़ाई में भी मैं बहुत अच्छी थी और स्कूल में नुमाया कामयाबी हासिल करती थी। उन्हीं दिनों में जब मैंने अपने मैट्रिक के पेपर्स दिए तो अपने इलाके के करीब ही एक कंप्यूटर कॉलेज में दाखिला ले लिया। मैं वहाँ पर कंप्यूटर का कोर्स करने गई थी। अब्बा से मैंने इस बात के लिए जिद करके दाखिला लिया था, क्योंकि मैं 3 महीने फारिग थी और इन 3 महीनों को ज़ाया नहीं करना चाहती थी। यही वजह थी कि अब्बा ने मुझे इजाज़त दे दी और यूं मैं बड़ी खुशी खुशी यहाँ पर कंप्यूटर सीखने के लिए आने लगी। लेकिन अभी मुझे वहाँ पर जाते हुए कुछ दिन ही गुजरे थे
कि मेरे रास्ते में खड़े होने वाले लड़कों के एक टोले ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। उन सब लड़कों का एक खास लीडर था और उसका नाम सनी था। सनी उन सब लड़कों का सरदार था। वो लड़के सनी के एक इशारे पर सब कुछ करने को तैयार हो जाते थे। मैं चूंकि अकेली ही कॉलेज जाती थी, क्योंकि उस वक्त अब्बा दुकान पर होते थे और अम्मा इतनी दूर तक पैदल नहीं आ सकती थी, इसलिए उन लड़कों ने मेरे अकेलेपन का फायदा उठाना चाहा और रोजाना मैं जब वहां से गुजरती तो वो मुझे ऊंची ऊंची आवाजें कसते और तंग करते। अम्मा को मैंने ये नहीं बताया क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, और अब्बा को तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकती थी क्योंकि इस तरह अब्बा मुझे कॉलेज से उठवा लेते। उन्हें मुझ पर एतबार था, लेकिन उन लड़कों की बदफितरत का भरोसा नहीं था। यही वजह थी कि मैंने अब्बा को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया और अपने तौर पर ही मैंने उन लड़कों को नजरअंदाज करना जारी रखा। लेकिन सनी की हरकतें अब बढ़ती जा रही थीं। वो रोज मुझे देखकर ऊंची आवाज में कोई बेहुदा गाना गाने लगता, जिसके बोल इतने नामौजू होते कि मेरे कान तक सुर्ख हो जाते और मैं अपने आप में ही जैसे सिमट सी जाती। सनी कभी कभार मेरे सामने भी आकर खड़ा हो जाता तो मैं उससे एक घूरी डालकर साइड से होकर गुजर जाती। मेरी घूरी डालने पर वो एक बेसाख्ता कहकहा लगाता और फिर अपने दोस्तों के साथ बातों में लग जाता। ये शुक्र था कि वो कभी मेरे पीछे नहीं आया, वहीं पर खड़ा रहता था, और जब तक मेरा वो रास्ता गुजर नहीं जाता था मेरी जान सूली पर अटकी रहती थी। मेरे लिए वो चंद कदमों का फासला बहुत ज्यादा लंबा हो जाता था और मुझे वहां से गुजरते हुए शदीद घबराहट होती थी। उन दिनों में एक दिन हमारे मोहल्ले की ही एक लड़की मेरे घर चली आई। वो भी उसी कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी और मुझसे मालूमात लेने आई थी। मैंने उसे हर तरह से मुतमईन किया और अपने कॉलेज दाखिला लेने के लिए राजी कर लिया। मुझे एक बात का लालच था कि मैं अब उसके साथ ही चली जाया करूंगी। हम दोनों इकट्ठे चले जाएंगे और इकट्ठे ही वापस आ जाएंगे। इस तरह कम से कम सनी की बेहुदा बातों से तो निजात मिल जाएगी। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि सनी को तो किसी की कोई परवाह नहीं है, वो वही करेगा जो उसके दिल में आएगा। उसने मेरे साथ मौजूदा लड़की का भी लिहाज नहीं किया और रोजाना की तरह मुझ पर आवाजें कसी और इसी तरह ही ऊंची ऊंची गाने गाए। मेरे साथ मौजूद लड़की ने नागवारी से उन्हें देखा और तेजी से हम आगे बढ़ गए। थोड़ा सा आगे आने के बाद वो मुझसे पूछने लगी, नाज़ो क्या ये रोज ऐसे ही होता है? क्या ये रोज इसी तरह तंग करता है? उसके पूछने पर मैंने आहिस्ता से हाँ में सर हिला दिया और कहा, ये रोज ऐसे ही तंग करता है, लेकिन तुम प्लीज मेरे घर में मत बताना, वरना अम्मा मुझे कॉलेज नहीं जाने देंगी और मेरे लिए कंप्यूटर का ये कोर्स करना बहुत जरूरी है। मुझे जुनून की हद तक इसे सीखने का शौक है। मैंने राबिया को बताते हुए उसकी मिन्नत की तो वो सर हिला कर रह गई। हम दोनों रोज अब इकट्ठे ही साथ आते और जाते थे। सनी की वही रूटीन थी, लेकिन मैं तो अब उन बातों की आदी हो रही थी। राबिया नहीं हुई थी और एक दिन तो हद ही हो गई। सनी ने एकदम हमारा रास्ता रोका और मेरे चेहरे की तरफ देखकर उसने सिगरेट का धुआं छोड़ा और कोई बेहुदा सा गाना गाया। राबिया से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने एक सन्नाटेदार थप्पड़ सनी के मुंह पर दे मारा और कहने लगी, खबरदार जो तुमने आज के बाद हमें रास्ते में रोका या इस तरह की बेहूदगी करने की कोशिश की, मैं तुम्हारे घर पर शिकायत कर दूंगी और तुम देखना तुम्हारे अब्बा तुम्हारे साथ क्या सलूक करते हैं। उसने सनी को धमकाते हुए मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचती हुई ले गई। सनी की इस हरकत पर मैं तो जैसे साकित रह गई थी और फिर राबिया के रद्दे अमल ने मुझे मजीद खौफजदा कर दिया था। आज इसीलिए तो कंप्यूटर कॉलेज में भी मेरा दिल नहीं लगा। मेरा दिमाग माफ हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। मुझे इस बात की परेशानी थी कि अगर सनी ने इस बात को सर पर सवार कर लिया तो कहीं वो हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। यही वजह थी कि मैंने अगले दिन कॉलेज से छुट्टी कर ली, लेकिन राबिया कॉलेज गई थी और इस बात का पता मुझे शाम को इस वक्त चला जब उसकी अम्मा परेशानी के आलम में हमारे घर आई और राबिया का पूछने लगी। मैंने उन्हें कहा कि आज तो मैं एकेडमी गई ही नहीं, मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि राबिया गई भी है या नहीं, आप कॉलेज से पता करें। उसकी अम्मी बेहद परेशान थी और उल्टे पैरों वो फौरन राबिया के कॉलेज की तरफ चली गई। चूँकि मगरिब हुए काफी देर हो गई थी और राबिया का कुछ पता नहीं था, इसलिए उसकी अम्मी का परेशान होना बनता था। लेकिन मगरिब से इशा भी हो गई और रात के 10 बज गए। राबिया का कुछ पता नहीं था। अब तो सारा मोहल्ला ही तकरीबन परेशान था और हर कोई अपने अपने अंदाजे के मुताबिक कियास आराइयां कर रहा था। किसी का ख्याल था कि शायद उससे कोई हादसा न पेश आ गया हो और किसी का ख्याल था
कि कहीं वो किसी के साथ भाग न गई हो। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल खौफ के मारे सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था और मेरा ध्यान बार बार सनी की तरफ लगा था। हालांकि सनी भी गली में ही मौजूद था और वो भी उतना ही परेशान दिखाई दे रहा था जितना कि बाकी मोहल्ले वाले थे, लेकिन न जाने उसकी ये परेशानी मुझे एक अदाकारी के अलावा कुछ नहीं लग रही थी। पहले मैंने सोचा कि सनी के बारे में बता देती हूँ, लेकिन फिर वही मेरी मजबूरी कि कहीं अब्बा मुझे कॉलेज से ना उठवा ले। हालांकि राबिया की गुमशुदगी ने सारे इलाके में खौफ व हरास फैला दिया था और इस वक्त सब अपनी अपनी जगह पर बेहद परेशान थे। लड़कियां तो लड़कियां, उनके वालिदैन भी बेहद परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस हादसे के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। सारी रात गुजर गई। राबिया के माँ बाप की हिम्मत जवाब दे गई थी और उनको अब इस बात का गम सताए जा रहा था कि रात गुजर गई है, अब अगर उनकी बेटी घर वापस आ भी गई तो कौन उसे कबूल करेगा और कौन उससे शादी करेगा। न जाने उसके साथ क्या हुआ है। राबिया के माँ बाप बुरी तरह से परेशान थे और फिर अगले दिन दोपहर के वक्त राबिया का जख्मी वजूद गली के नुक्कड़ पर गिरा हुआ मिला। न जाने कौन किस वक्त उसे यहाँ पर फेंक गया, कुछ पता नहीं चला। राबिया की सांसें बहुत हल्की चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर बहुत जुल्म हुआ हो। राबिया की हालत देखकर सारा मोहल्ला परेशान था और उसका वजूद उसके ऊपर हुए जुल्म की दास्तान सुना रहा था। मैंने भी जब उसे इस हाल में देखा तो बेइख्तियार अपने मुंह पर हाथ रख बैठी। वो बहुत बुरे हाल में थी। उसके माँ बाप का कलेजा मुंह को आ गया था। राबिया को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही वो इस दारे फानी से कूच कर गई। ये कितना बड़ा सानिया था जिसने सारे इलाके को कई दिनों तक सोगवा रखा था। राबिया के मुजरिम कौन थे कुछ पता नहीं चल सका, लेकिन न जाने क्यों मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था और मुझे अंदर ही अंदर ये महसूस हो रहा था कि हो ना हो ये सब कुछ सनी का किया धरा है। यकीनन उसी ने ही राबिया को उठवाया था और फिर उसके साथ जुल्म करके उसे वहां पर फेंक दिया। कुछ दिनों की खामोशी के बाद जब पछतावे मुझे डसने लगे और किसी पल मुझे चैन नहीं आता, मैं हर पल निगाहों के सामने राबिया की सूरत देखती, तो मैंने अम्मा अब्बा को सच बताने का फैसला कर लिया और फिर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो खुद बेहद परेशान हो गए और उन्हें अब मेरी फिक्र बढ़ चुकी थी, क्योंकि सनी से कुछ بعید नहीं था कि अगर वो राबिया के साथ ये सब कुछ कर सकता है तो मेरे साथ न जाने क्या कुछ करेगा। इसीलिए मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक अब्बा ने सबसे पहले मेरा कॉलेज जाना छुड़वाया और मुझे घर पर रहने की तलकीन की। उसके बाद उन्होंने अम्मा से कहा कि इसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता देखकर फौरन इसकी शादी कर दो। मैं इस बात के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए फौरन अब्बा को मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं अभी आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन अब्बा कहने लगे, तुम शादी के बाद पढ़ लेना बेटा, अभी हालात बहुत नाजुक हैं, मैं सनी का मुकाबला नहीं कर सकता, वो जवान है और फिर उसका उठना बैठना भी बड़े लोगों में है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, वरना उसके बाद मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरा बस एक कहा मान लो, मैं उसके बाद तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। अब्बा ने मुझे बड़ा हौसला देते हुए कहा तो मैं चुप कर गई थी, मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया था। हालांकि मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैंने अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई। अम्मा और अब्बा आजकल जोरों शोर से मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि मेरी शादी के बाद सनी मुझे तंग नहीं करेगा। यही वजह थी कि वो हर रिश्ता करवाने वाले से मेरे रिश्ते की बात कर रही थी। अभी मेरा रिश्ता ढूंढा जा ही रहा था कि एक दिन सनी हमारे घर के दरवाजे पर चला आया। अम्मा उसे देखकर परेशान हो गई। सनी ने अम्मा से मेरे बारे में पूछा और कहने लगा कि अपनी बेटी का रिश्ता मत ढूंढो, मुझे इधर उधर से खबर मिल रही है कि तुम लोग इसकी शादी करना चाहते हो, लेकिन इसके साथ सिर्फ सनी शादी करेगा और कोई नहीं, इसलिए इसका रिश्ता ढूंढना बंद कर दो। अम्मा उसके आगे कुछ बोल नहीं पाई और खामोशी इख्तियार किए रखी। दरवाजा बंद करके वो अंदर आई तो उनके अपने हाथ पैर कांप रहे थे। मैं खुद अंदर घबराई हुई बैठी थी और सनी की सारी बातें कमरे में बैठकर सुन रही थी। ताहम अम्मा ने जब अब्बा से ये कहा तो अब्बा कहने लगे कि मैं चुपके से नाज़ो का निकाह करवा दूंगा ताकि सनी कुछ न कर सके, लेकिन इसके लिए मुझे किसी ऐसे शख्स की तलाश है जो नाज़ो की हिफाजत कर सके, ना कि कल को सनी के दबाव में आकर इससे शादी तोड़ दे। अब्बा के खदशात अपनी जगह दुरुस्त थे और फिर कुछ अरसे की कोशिश के बाद अब्बा को अपने एक दोस्त के तवस्सुत से एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया।
अब्बा ने ज्यादा तफसील तो नहीं बताई, लेकिन उनका कहना था कि ये रिश्ता हर लिहाज से बेहतर है। बाकी धन दौलत तो आनी जानी चीज है। मैंने अब्बा से ज्यादा पूछा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो मुनासिब समझा वो कर दिया। मैं तो बस अपनी किस्मत की इस काया पलट पर हैरान थी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी और कंप्यूटर में एक नाम बनाना चाहती थी, इसलिए तो कंप्यूटर कॉलेज ज्वाइन किया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कंप्यूटर कॉलेज ही मेरी बदबख्ती की वजह बन जाएगा। मैं अपने आप को कोसने लगी थी। अगर कॉलेज ना जाती, कम से कम इतनी जल्दी शादी तो ना होती। और फिर अब्बा ने न जाने जल्दी में किसके पल्ले बांध दिया है। मुझे अजीब से वसवसे सताने लगते और मैं घबरा जाती। रातों की नींदें तो उड़ चुकी थी, दिन को सुकून भी बाकी नहीं रहा था। चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। अब्बा ने इस जुम्मे मेरा निकाह मुकर्रर कर दिया था और ये दिन यूं चुटकियों में गुजर चुके थे। सादा से लिबास में मुझे ऐसे दुल्हन बनाकर रुखसत किया गया जैसे मैं अपने घर से उठकर बाजार सब्जी लेने जा रही हूँ, क्योंकि अब्बा का कहना था कि सनी को किसी सूरत इस बात की भिनक नहीं पड़नी चाहिए, वरना वो न जाने क्या कर डाले। इसलिए ना कोई बारात, ना कोई शहनाई, ना कोई ढोलक, कोई मेहंदी, कुछ भी नहीं हुआ था और मैं निकाह करके रुखसत होकर अपने शौहर के घर चली गई। लेकिन यहाँ पर इतनी सादगी देखकर मैं हैरान थी। हमारे घर में तो सनी की वजह से अब्बा ने ना तो कोई तैयारी की और ना ही तैयारी को जाहिर होने दिया था। लेकिन आखिर यहाँ पर क्या मसला था और फिर मेरे शौहर ने क्यों नहीं तैयारी की? उनके जहन में क्या चल रहा था? मैं अकेले बैठे अजीब तरह की सोचें सोच रही थी। इन सोचों पर मेरा कोई इख्तियार नहीं था। मुझे बार बार तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। इतने में मेरे शौहर जब कमरे में आए और उन्होंने आकर मेरा हाथ अपने हाथ में थामना चाहा, तो मैं एकदम पीछे हट गई और उन्हें कहा कि आप मुझसे पीछे हट जाएं, मुझे डर लग रहा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने एक जोरदार कहकहा लगाया। मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गई। मुझे ऐसे लगा जैसे उन्हें ये बात बुरी लगी है। ताहम वो कहने लगे कि तुम आराम से सो जाओ, मैं नीचे बिस्तर बिछा लेता हूँ। ये कहकर वो उठ खड़े हुए और वॉशरूम में जाकर जब दोबारा कमरे में वापस आए तो बेड से अपना तकिया उठाकर जमीन पर चादर बिछाकर लेट गए। मैं हैरानी से उन्हें देख रही थी। वो बहुत सादा थे लेकिन खूबसूरत थे। उनका नाम रब नवाज था। पहली ही नजर में वो शख्स किसी को मुतासिर करने में नाकाम रहता, लेकिन न जाने क्या बात थी, उनका इस तरह अचानक उठ जाना और फिर जमीन पर अपना बिस्तर कर लेना मेरे लिए हैरत का बाइस बन गया था। मैं भी खामोशी से बेड के कोने पर टिक गई और आहिस्ता से आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन नींद उस वक्त आंखों से कोसों दूर थी। हालात ने जो पलटा खाया था और जिस तरह से मैं रुखसत होकर यहाँ पर आई थी, अभी तो मुझे इस हकीकत को कबूल करने में काफी दिन लग जाने थे। अगली सुबह जब मैं सो कर उठी तो मेरा शौहर उस वक्त कमरे में नहीं था, लेकिन मुझे अब झिझक महसूस हो रही थी कि मैं उठकर बाहर जाऊं या यहीं पर बैठकर उसका इंतजार करूं। मुझे समझ नहीं आ रही थी। कुछ देर के बाद वो खुद ही कमरे में चला आया और मुझे जागता हुआ पाकर उसने कहा कि तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। आज मैं तुम्हें बाजार का स्पेशल नाश्ता करवाता हूँ। उनकी बात पर मैंने सर हिलाया और फौरन उठकर वॉशरूम में चली गई। लगता है घर में कोई और भी नहीं, कोई रिश्तेदार भी नहीं। न जाने वो कैसी शादी थी और ये कैसा ससुराल है। नाश्ते के दौरान यूं तो हम दोनों के बीच खामोशी छाई रही, लेकिन मैंने उनसे पूछ लिया कि आपके घर वाले कहाँ हैं। मैंने कदरे झिझक कर पूछा था कि कहीं उससे बुरा न लग जाए, लेकिन मेरी बात सुनकर वो सादगी से जवाब देने लगा। कहने लगा, मेरे घर वाले अपने घर में हैं और वो यहाँ से काफी दूर है, कभी मौका मिला तो तुम्हें लेकर जाऊंगा। उन्होंने सादगी से कहा और नाश्ता करने में मसरूफ रहे। मैंने भी सर हिला दिया। अम्मा अब्बा की याद तो आ रही थी, लेकिन उन्होंने सख्ती से घर आने से मना किया था, इसलिए मैं उदास होकर बैठ गई और अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। ये सारा दिन कैसे गुजरेगा, सारा दिन और आने वाली जिंदगी किस तरह कटेगी, मुझे कुछ खबर नहीं थी। नाश्ते के बाद मैंने उठकर बाहर आकर देखा तो ये घर बिल्कुल छोटा सा था। छोटा सा सहन और साफ सुथरे 2 कमरे, बस यही इस घर की जगह थी। मुझे इस घर से भी कोई एतराज नहीं था। एतराज था तो जिस तरह अब्बा ने मुझे रुखसत कर दिया और जैसे उन्होंने मुझे अपने सर से एक बोझ की तरह उतार कर फेंका। इस बात ने जहनी और दिली तौर पर मुझे एक धचका पहुंचाया था। मैंने अपनी शादी के हवाले से बहुत कुछ सोचा हुआ था और खुद अम्मा भी जब मेरे जहेज के लिए कोई नई चीज लेकर आती तो मेरी शादी के हवाले से कई तरह के मंसूबे बनाती और फिर खुद ही हंस देती। अब अब्बा ने अचानक मेरी शादी ऐसे कर दी जैसे मेरा जनाजा उठा हो।
इस बात ने मुझे अब्बा से नाराज कर दिया था। शायद मैं उनकी जगह पर रख कर खुद को सोचती तो वो ठीक लगते, लेकिन अभी तो मेरे दिल में इस बात का मलाल घर कर गया था। यूं तो आज मेरा शौहर कहीं पर भी नहीं गया था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो क्या काम करता है। वो सारा दिन घर पर ही रहा। खाना वगैरह भी उसने खुद बनाया या बाजार से मंगवाया, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सारा दिन अपने कमरे में बैठी बोर होती रही। क्या करती, घर पर कोई था भी नहीं जिसके साथ गपशप करती, और कहीं आने जाने के लिए अभी अम्मा ने सख्ती से मना कर रखा था। पहला दिन तो बहुत बुरा गुजर रहा था। मेरे शौहर ने हद्दुल इम्कान मेरे साथ ये तकल्लुफ की दीवार गिराने की कोशिश की थी, लेकिन वही मेरी खामोश तबीयत और मोहतात रवैया जिसने उन्हें मेरे करीब आने नहीं दिया था। ताहम पहला दिन तो जैसे तैसे करके गुजर गया। अगले दिन भी अब मुझे नाश्ते से फारिग हुई कुछ देर ही गुजरी थी कि अम्मा अब्बा चले आए। उन्हें यूं अचानक अपने सामने देखकर मैं बेहद हैरान और खुश हुई, और कितनी ही देर उन दोनों से लिपटी रही। उनकी भी आंखें नम थीं और आंसू बह रहे थे, लेकिन क्या करते, मजबूरी के बायस उन्हें ये सब करना पड़ा, और इसीलिए उनका दिल भी रो रहा था। मेरे शौहर ने जब मेरे अम्मा अब्बा को आए देखा तो फौरन बाहर चले गए, और फिर कुछ देर के बाद जब घर आए तो उनके हाथ में काफी चीजें थीं। इस बात ने मेरे दिल में उनके लिए थोड़ी सी जगह बना दी। आखिर कौन किसी के लिए इतना करता है। उसने फौरन उनका ख्याल किया और ढेरों चीजें उठाकर ले आया, और फिर खुद ही उन चीजों को प्लेटों में निकाल कर हमारे आगे रखा। मैं चुपचाप वो सब देख रही थी, और उसकी ये हरकत मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और सब कुछ प्लेटों में निकाल के वो बावर्ची खाने में चला गया। मुझे पता था कि अब वो क्या करेगा। वो यकीनन चाय बनाने गया था। अम्मा अब्बा पहले तो इधर उधर की बातें करते रहे, और फिर अब्बा मुझे मुखातिब करके कहने लगा, नाज़ो, मैं जानता हूँ मेरा बच्चा, तुम मुझसे नाराज हो। मैंने जो कुछ किया तुझे उसकी वजह नहीं बताई, तुझे इन बातों में उलझा दिया। मैं आज तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब दूंगा। अब्बा ने मेरी तरफ देखकर मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा अब्बा ने गहरा सांस भरा, और फिर अब्बा कहने लगे कि ये तब की बात है जब सनी का मसला उठा। तो सनी ने जिस तरह से हमें परेशान किया, और फिर जो राबिया के साथ किया, इस बात ने मेरे दिल को बहुत ज्यादा खौफजदा कर दिया। मेरी निगाहों के सामने बार बार तुम्हारा जख्मी वजूद आने लगता। मैं उन दिनों बहुत परेशान था, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हें कहाँ छुपा लूं, जहाँ पर कभी सनी और उस जैसे दूसरे लोग तुम्हें देख न सके। इसीलिए मैंने तुम्हारी अम्मा से तुम्हारे रिश्ते के लिए कह दिया था, लेकिन बावजूद कोशिश के कोई भी ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा था। और फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे रब नवाज के बारे में बताया। रब नवाज एक जिनज़ादा है, और इसका ताल्लुक जिन्नात की दुनिया से है। अब्बा ने अभी इतना ही कहा था कि मेरे हाथ से चाय का कप छूटकर नीचे गिर गया, और एक जोरदार छनाके की आवाज फैलती चली गई। मैं हैरत और खौफ के मारे आंखें फाड़े अब्बा को देखी जा रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अब्बा ने इस वक्त क्या कहा है। मेरा शौहर रब नवाज एक जिनज़ादा है। मेरी हैरत से नजरें चुराए अब्बा मुझे कहने लगे, ये सच है नाज़ो कि रब नवाज एक जिनज़ाद है, और इसका ताल्लुक जिन्नात की दुनिया से है। मैं तुझे शादी से पहले ही ये सब कुछ बता देता, लेकिन फिर तू कभी इस शादी के लिए तैयार ना होती। यही सोचकर मैं चुप कर गया, लेकिन इस वक्त मेरे पास रब नवाज से बेहतर और कोई शख्स नहीं था। अगर मैं किसी भी आम इंसान से तेरी शादी करवा देता तो न जाने वो बाद में कैसा निकलता। और फिर सनी का खौफ भी था। सनी से निपटने के लिए किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो ताकतवर होता और सनी से अच्छे तरीके से निपट सकता। यही वजह थी कि मैंने रब नवाज को मुंतखब किया और आनन फानन तेरी शादी इससे करवा दी। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैं ऐसा कभी न करता, लेकिन हालात इस किस्म के हो गए थे कि मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। राबिया का जख्मी खून से भरा हुआ वजूद अब भी मेरी निगाहों के सामने आता है तो मैं कांप उठता हूँ। मैं तुझे इस हाल में नहीं देखना चाहता था, इसलिए खामोशी से तेरा निकाह कर दिया। मुझे उम्मीद है कि तू अपने शौहर के साथ बहुत खुश और मुतमईन रहेगी। रब नवाज हकीकतन एक बहुत अच्छा इंसान है और वो दूसरों की कदर करना और मोहब्बत करना जानता है। अब्बा ने मुझे सारी तफसील से आगाह किया तो मैं चुपचाप सुनती रह गई। मेरा दिमाग तो अब्बा के पहले फिक्रे पे ही अटक गया था कि रब नवाज एक जिनसात है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कल से एक जिनसात के साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रही हूँ। अब्बा ने ये क्या किया? मैंने अब्बा की बाकी बातों को तो सुना ही नहीं था। मेरा दिमाग तो निहायत उलझ गया था और खौफजदा हो गया था। अभी अब्बा ये सब बातें कर रहे थे कि रब नवाज आकर बैठ गया
और अब्बा के साथ इधर उधर की बातों में मसरूफ हो गया। मैं तो बोल ही नहीं पा रही थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद खौफ भरी निगाहें उठाकर उसे देख लेती और फिर डर कर निगाहें झुका लेती। एक अजीब सी खौफ की लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ रही थी। कुछ देर बैठने के बाद अम्मा अब्बा उठ खड़े हुए और वापस जाने लगे। मैं उस वक्त इंतहाई खौफज़दा थी, इसलिए अब्बा से कहा कि मुझे अपने साथ ले चले, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहने लगे कि जब तक हालात साज़गार नहीं होते मैं तुम्हें मोहल्ले में नहीं लेकर जा सकता। तुम अभी अपने शौहर के साथ कुछ दिन रहो, फिर जैसे ही मैं बेहतर समझूंगा तुम्हें ले जाऊंगा। अब्बा ने फौरन इनकार कर दिया, जबकि उस दौरान रब नवाज खामोशी से वहीं पर खड़ा था। अम्मा अब्बा तो चले गए, मेरा दिल एकदम घबराने लग गया और मैं फौरन अपने कमरे में चली गई। इधर उधर टहलने के दौरान मैं रब नवाज के बारे में ही सोच रही थी, जो कि एक जिनज़ादा था। मुझे अब उसके साथ इस छत के नीचे नहीं रहना था। मैं कैसे रह पाती? एक जिनज़ाद के साथ रहना कोई आसान बात नहीं थी। इतने में रब नवाज भी कमरे में आ गया। मैं खौफ के मारे अपने आप में सिमट गई और थोड़ी थोड़ी देर के बाद निगाहें उठाकर उसे देख लेती। उसने शायद मेरी चोरी महसूस कर ली थी, इसलिए मेरे करीब आकर बैठ गया। मेरा तो सांस ही हलक में अटक गया और डर के मारे गला खुश्क हो गया था। लेकिन वो कहने लगा, नाज़ो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत खौफज़दा हो। तुम्हें आज ही मेरी हकीकत के बारे में मालूम हुआ है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और ना ही मैं वैसा जिनज़ाद हूँ जो मासूम लोगों को डराकर अपने मकासद हासिल करते हैं। तुम इस घर में ऐसे ही रहो जैसे अपने घर में रहती थी। ये घर मैंने तुम्हारे लिए खरीदा और यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा हक है, इसलिए मुझसे खौफज़दा होकर मत रहो। रब नवाज अपनी बात कहते हुए उठ खड़ा हुआ तो मैं हैरत के मारे उसे देखने लगी। वो तेजी से कमरे से बाहर चला गया था, लेकिन उसकी बातों की गूंज इस कमरे में ही रह गई थी। जिनके बारे में मैं सोच सोच कर हलकान हो रही थी, अभी मेरी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था। रब नवाज घर के सारे काम करते, खाना बनाता, कपड़े इस्त्री करता, धोता। उसने मुझे एक दिन के लिए भी किसी काम का नहीं बोला था और खुद मेरा भी इरादा तब तक काम करने का नहीं था जब तक रब नवाज मुझे खुद से नहीं कह देता। मेरी शादी को 1 महीना हो चुका था और अभी तक मैंने किसी काम को हाथ नहीं लगाया था। रब नवाज के साथ बहुत कम बात होती थी। वो मेरे करीब आने की कोशिश करता तो मेरा खौफ महसूस करके पीछे हट जाता। मैं खुद भी आजकल अजीब से दोराहे से गुजर रही थी। दिल थोड़ा थोड़ा रब नवाज की तरफ माइल हो रहा था, लेकिन दिमाग खौफ और दीगर चीज़ों में जकड़ा था। उन्हीं दिनों में रब नवाज को अपने गांव जाना पड़ गया। उसका कहना था कि वो 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा, तब तक अपना ख्याल रखना। उसकी बात पर मैंने खाली खाली नजरों से उसे देखा। मेरे लिए तो इस घर में अकेले रहना बहुत मुश्किल था। रब नवाज 8 दिन के लिए जा रहा था, तो मैं ये 8 दिन कैसे गुजारूंगी? मैं शदीद परेशान हो चुकी थी, इसलिए इससे कहा भी कि मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन वो कहने लगा, अभी नहीं, अभी मैं नहीं लेकर जा सकता, लेकिन ये वादा है कि अगली दफा जरूर लेकर जाऊंगा। मैं खामोश हो गई और यही सोचा कि न जाने इसका क्या काम था जिसकी वजह से उसे जाना पड़ रहा है। रब नवाज वहां से चला गया और मैं इस घर में अकेली रह गई। जैसे ही शाम के साए फैलने लगे तो खौफ ने मुकम्मल तौर पर मुझे अपनी लपेट में ले लिया था। अब मैं कमरे की कुंडी लगाए बड़े चौकन्ने से अंदाज में बिस्तर पर बैठी थी। सारी रात मैं बिस्तर पर बैठी रही, एक लम्हे के लिए भी मेरी आंख नहीं लगी थी। कैसी बात थी कि मैं एक जिनसात के साथ रह रही थी और इससे मुझे खौफ नहीं आता था, बल्कि खाली घर से मुझे खौफ आ रहा था। मैं जरा सी आहट पर चौंक जाती और घबरा कर इधर उधर देखने लगती। पता नहीं क्या बात थी, मुझे कभी इतना खौफ महसूस नहीं हुआ जितना आज की रात हो रहा था। मैं बहुत मुश्किल से ये रात गुजार रही थी और सुबह तक मैं ऐसे ही बैठी रही। जैसे ही सुबह हुई तो मैं बड़े थके थके अंदाज में कमरे से बाहर आई और अपने लिए आकर चाय बनाई। दिन था कि गुजर ही नहीं रहा था। रब नवाज के होते हुए मुझे इस तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब न जाने क्या हो गया था। वक्त गुजर ही नहीं रहा था। पहले तो रब नवाज काफी सारे काम करता और अब उसके जाने के बाद मैं अपने लिए तो कर रही थी, लम्हे लम्हे पे मुझे वो याद आ रहा था। न जाने उसकी कैसी आदत हो गई थी कि अब मुझे हर बात में याद आ रहा था। दिन भी बहुत मुश्किल से गुजरा। मैं तो शाम को रोने वाली हो गई। यहाँ एक रात और एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था, तो कहाँ 8 दिन गुजारने हैं, और ये 8 दिन कैसे गुजरेंगे, ये सोच कर ही मैं कांप उठी थी। मेरा इस घर में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। डर डर के मेरा बुरा हाल था। खुदा खुदा करके दिन गुजर गया।
अब दोबारा से वही रात आ चुकी थी। ये 2 दिन मैंने न जाने किस तरह गुजारे थे। उन 2 दिनों में मैं बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुकी थी। आंखें अंदर को धंस चुकी थी क्योंकि मैं सो नहीं पा रही थी और हर वक्त चौकन्ना रहकर दिमाग भी थक चुका था। समझ नहीं आ रही थी कि अपनी कैफियत पर कैसे काबू पाऊं। एक दिन तो ख्याल आया कि अब्बा के घर चली जाती हूँ, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गई कि वहाँ पर सनी है, अब्बा बुरा मनाएंगे और कहेंगे कि तुम क्यों आई हो जब मैंने तुम्हें मना किया था। अम्मा और अब्बा भी दोबारा मेरी खबरगिरी के लिए आए ही नहीं। मैं अजीब सी सोचों में घिरी थी। 2 दिन गुजर गए और तीसरा दिन शुरू हो गया कि अचानक दरवाजे पर खटका हुआ। मैं घबरा गई और एक जोरदार चीख मार दी, लेकिन फिर अपनी चीख के जवाब में रब नवाज की आवाज सुनकर मैं बेइख्तियार उठी और जाकर उसके सीने से जा लगी। उस शख्स के साथ लगते ही मुझे एक सुकून का एहसास हुआ और मैंने बेइख्तियार रोना शुरू कर दिया। वो मेरे माथे पर, मेरे कंधे पर, मेरे बालों में हाथ फेर रहा था और मुझे दिलासा दे रहा था। आज मुझे उससे बिल्कुल खौफ महसूस नहीं हो रहा था। वो शख्स जो जरा मेरे करीब आता था और मैं उससे कहती थी कि मुझसे पीछे हट जाओ, मुझे डर लग रहा है। आज मैं खुद भागकर उसके सीने से जा लगी थी और मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। कुछ देर के बाद मेरी हालत संभली तो मैं अपनी इस कैफियत पर शर्मिंदा हो गई। मेरी शर्मिंदगी को महसूस करके वो कहने लगा, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? उसने फिक्रमंदी से मुझसे पूछा तो मैंने रंधी हुई आवाज में कहा कि मैं बहुत डर गई थी। ये 2 दिन बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। डर डर के मेरा बुरा हाल था, ना तो सोया जाता था और ना ही सुकून था। मैंने उससे कहा तो वो शर्मिंदा सा हो गया और कहने लगा, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर जाना मुनासिब नहीं। इससे अच्छा था कि मैं तुम्हें साथ ले जाता। वहाँ पर मुझे भी किसी पल चैन नहीं था। बहुत मुश्किल से मैंने भी ये 2 दिन गुजारे हैं। अपना काम खत्म किया और फौरन वापसी की राह ली, वरना मैं तो 8 दिन के लिए गया था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि तुम ठीक नहीं हो, इसलिए जल्दी वापस लौट आया। उसकी बात सुनकर मैंने एकदम नजरें उठाकर उसे देखा तो वो मेरी ही तरफ देख रहा था। मैंने घबरा कर नजरें चुरा ली। वाकई वो 2 दिन के बाद आ गया था और अगर जो वो 8 दिन के बाद आता तो मेरा क्या होता। न जाने उस जिन्सात में मुझे कैसा सुकून मिल रहा था कि उसके होते ही मुझे नींद आना शुरू हो गई और मैं एकदम सो गई। मुझे काफी देर तक गहरी नींद आई रही और मैं बहुत देर तक सोई रही। जब मैं उठी तो वो इसी तरह मेरे करीब ही मौजूद था और मुझे ही देख रहा था। मैं एकदम शर्मिंदा सी होकर उठकर बैठ गई, जबकि वो कहने लगा, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने फौरन हाँ में सर हिला दिया और उठकर बैठ गई। ताहम मुझे इस बात की शर्मिंदगी हो रही थी कि वो इतनी दूर से आया और मैंने उसे खाने वगैरह का भी नहीं पूछा, लेकिन वो मुझसे पहले ही खाना ला के रख चुका था और उसने मुझे कहा कि मुंह हाथ धोकर आ जाओ, मिलकर खाना खाते हैं। भूख तो मुझे भी बहुत लगी थी क्योंकि 2 दिन से मैंने ढंग का कुछ नहीं खाया था और पेट में कुछ जा भी नहीं रहा था। इसीलिए जल्दी से उठकर आ गई और बहुत डटकर खाना खाया। आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपने घर जैसा एहसास हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि मैं अपने घर में बैठी हूँ। उस वक्त मुझे कोई अजनबियत महसूस नहीं हो रही थी। रब नवाज मुझसे इधर उधर की बातें करता रहा और मैं भी उसके साथ खामोशी से बैठी रही। तभी उसकी किसी बात के जवाब में हूँ हाँ कह देती। आज वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और गौर करने पर पता चला था कि वो बहुत बड़ी, अच्छी और प्यारी शख्सियत का मालिक था। वो एक जिन्सात ना होता तो शायद मेरे लिए उसे कबूल करना बहुत ज्यादा आसान होता, या फिर हमारी शादी आम हालात में हुई होती तो मैं उससे बड़ी खुशी से कबूल करती। लेकिन वक्त और हालात जिस तरह के हो गए थे, इस हिसाब से जब हमारी शादी हुई तो मेरे लिए ज़हनी तौर पर इसे कबूल करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। और फिर जब मुझे ये पता चला कि वो एक जिन्सात है तो इसके बाद मुझे उससे सिर्फ खौफ महसूस होने लगा था। लेकिन आज मुझे उससे बातें करके अच्छा लग रहा था। उसके पास बैठकर सुकून महसूस हो रहा था और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। मुझे उससे तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो रहा था। मेरी मुस्कुराहट को वो बड़े दिलचस्प अंदाज में देख रहा था और फिर मुझे कहने लगा कि अगर जो मुझे पता होता कि मेरी 2 दिनों की जुदाई तुम्हारे ऊपर इतना अच्छा असर डालेगी तो मैं पहले ही चला जाता। आज तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर मेरा दिल मुतमईन हो गया है। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराते हुए सर झुका गई। मुझे अंदाजा हो गया था कि अब आगे जिंदगी में मेरे लिए खुशियां ही मेरी मुंतज़िर हैं। मैं अब रब नवाज के साथ मिलकर घर को संवारने में लग गई। वो भी मेरी भरपूर मदद करता। रब नवाज ने अपने घर वालों के बारे में बताया था
कि उसके माँ बाप और 3 बहनें हैं जो जिन्नात की दुनिया में रहती हैं। रब नवाज अब जब अपने घर गया था तो उन्हें अपनी शादी के बारे में ही बताने गया था। उसकी माँ ने बहुत खुशी का इजहार किया और रब नवाज को ताकीद की कि वो मुझे लेकर वहाँ पर जरूर आए। रब नवाज भी उनसे वादा करके आया। उसका कहना था कि अब जल्द ही मैं तुम्हें अम्मा से मिलवाने के लिए लेकर जाऊंगा, लेकिन इससे पहले हम अपने घर की हालत थोड़ी ठीक कर ले और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे अम्मा अब्बा से भी मिलवा लूं। उसकी बात सुनकर मैं एकदम चौंक उठी और उदासी से उससे कहा, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। तुम्हें मालूम तो है कि मैं वहाँ नहीं जा सकती। अब्बा ने मना किया है। जब तक उस सनी का कुछ हो नहीं जाता मैं वहाँ पर नहीं जा सकती। मैंने बड़ी उदासी से कहा तो रब नवाज कहने लगा, अरे तुम्हें मालूम नहीं, वो सनी तो गिरफ्तार हो गया है। रब नवाज की बात सुनकर मैं एकदम चौंक उठी और उससे पूछा, वो कैसे? तो वो कहने लगा, दरअसल उसने अपने इलाके की एक लड़की को अगवा किया था, लेकिन उसका बाप पुलिस में था और काफी असर रसूख वाला था। उसके बाप को जब अपनी बेटी के अगवा का पता चला और फिर जब उन्होंने तफ्तीश की तो सारी कड़ियां सनी से जाकर मिलती थी और यूं सनी के डेरे पर छापा पड़ने पर वहां से उस लड़की की बरामदगी हो गई और मौके पर ही सनी गिरफ्तार हो गया। उसने राबिया के साथ किए गए जुल्म का भी एतराफ कर लिया है और भी कई लड़कियां उसके जुल्म का निशाना बनी हैं। सनी अब जेल की सुलाखों के पीछे है और उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। रब नवाज ने वाज़े तफसील से बताया तो मैंने बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जिसने जालिम को सजा दे दी और बाकी लड़कियों की जिंदगी तबाह होने से महफूज रख ली। लेकिन फिर कुछ ख्याल आने पर मैंने उससे कहा, अब्बा तो मुझसे मिलने के लिए आए ही नहीं, तो मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ? मैंने कुछ नाराज होते हुए कहा तो वो कहने लगा, अरे उनको मैंने मना किया था। मैंने उन्हें कहा था कि अब मैं अपनी दुल्हन को लेकर खुद आऊंगा और हम अब आपकी दुआओं में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आए, वरना वो तो उसी दिन आने वाले थे जिस दिन सनी गिरफ्तार हुआ था। वो तुम्हें अपने घर 2-3 दिन के लिए लेकर जाना चाहते थे, लेकिन फिर मैं कैसे रह पाता? मुझसे अब एक भी पल तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। रब नवाज ने कुछ इस तरह अपनी मोहब्बत की शिद्दत का कुछ इस तरीके से एतराफ़ किया कि मैं बेइख्तियार शर्म से सुर्ख हो गई और नजर झुका गई। अब्बा का ना आना मुझे समझ आ गया, वरना मैं भी सोच रही थी कि वो इतने दिन तक क्यों नहीं आए, उन्हें मेरी याद क्यों नहीं आई। उसी शाम मैं तैयार होकर रब नवाज के साथ अब्बा अम्मा से मिलने के लिए आई तो वो दोनों हम दोनों को अचानक सामने देखकर बहुत खुश हो गई। अम्मा ने मेरे चेहरे पर खुशी और इत्मीनान देखा तो बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा किया और अकेले में उन्होंने मुझसे रब नवाज के रवैये के बारे में भी पूछा तो मैंने उन्हें हर मुमकिन तसल्ली दे दी। ये सच था कि रब नवाज एक हीरा था, तो क्या हुआ वो एक जिनसात है, लेकिन है तो मेरा शौहर ना, और मेरी किस्मत उसी के साथ लिखी थी। मैं उसके साथ एक बहुत खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार रही थी। हम दोनों एक दूसरे को इतना समझ गए थे कि बिना कहे ही एक दूसरे की बात जान लेते थे। ये मेरे रब का मेरे ऊपर खास करम था और मेरे माँ बाप की दुआएं थी। अब्बा ने मेरे लिए बहुत सोच समझकर इंतखाब किया था। बेशक उन्होंने मेरी शादी सनी की वजह से जल्दी में कर दी थी, लेकिन उन्होंने मेरे लिए शौहर के रूप में हीरा चुना था जो कि मेरी सारी जिंदगी को जगमगा रहा था। आज मेरी शादी को 3 बरस गुजर चुके हैं और मेरी एक बहुत प्यारी बेटी है। हमारा घर अमन और सुकून का गहवारा है। रब नवाज की माँ अक्सर आकर मेरे पास रहती है। उसकी ढेरों दुआएं मेरे दिल में सुकून उतार देती हैं। खुद रब नवाज की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जाती है और मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।